हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 तरलों का यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शांत तरल में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। मतलब अगर कहीं पर शांत शांत का मतलब होता है विरामा अवस्था। अगर विरामा अवस्था में कोई तरल पदार्थ है तो उस तरल पदार्थ के सतह से आप अगर एच गहराई नीचे जाते हैं तो वहां पर दाब का मान क्या होगी, इसे हम लोग को आज की क्लास में सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग दो केस में पढ़ेंगे कि जब आपका शांत जल है और आप एच गहराई में जा रहे हैं तो वहां पर कितनी दाब द्रव के द्वारा या तरल पदार्थ के द्वारा आरोपित होगा ये। और दूसरा, जब शांत जल में आप क्षैतिज दिशा में जा रहे हैं तो वहां पर दाब का मान कितना बदलेगा या नियत रहेगा, इस सारी चीजों को। तो पहला केस बनता है जब आप एच गहराई नीचे जा रहे हैं उस समय। मान लीजिए यहां पर एक कोई बीकर है, बर्तन है और इसमें कोई तरल पदार्थ जैसे मान लीजिए जल रखा हुआ है या फिर कोई भी द्रव्य, इसमें केरोसिन रखा है या डीजल रखा है, कोई भी द्रव्य पदार्थ इसके अंदर रखा हुआ है। सपोज जो द्रव्य पदार्थ इसमें रखा हुआ है इसकी घनत्व दिया हुआ है। घनत्व है आपका रो, यानी तरल की जो घनत्व है, तरल पदार्थ की घनत्व रो है। अब इस तरल पदार्थ के सतह से एच गहराई नीचे एक यहां पर कोई बिंदु है जहां की हमें दाब निकालना है कि सतह से एच गहराई नीचे कोई बिंदु है जहां पर दाब का मान क्या होगा। मान लीजिए यहां पर यानी कि तरल के सतह पर जो दाब आरोपित हो रहा है वह वायुमंडल के द्वारा दाब आरोपित हो रहा है और इसको हमने P0 बोल दिया। यानी P0 जो है वो है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो इस तरल पदार्थ के सतह पे लग रहा है। यहां की पॉइंट को हमने एक माना और नीचे की पॉइंट को हमने दो मान लिया। मतलब यहां पर दो बिंदु मान लिया, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। अब दूसरे बिंदु की जो दाब है उसको हमने P मान लिया। इस P का मान हमें निकालना है। अब इस P का मान निकालने के लिए हमें एक काल्पनिक हमने बेलन लिया जिसकी ऊंचाई h है और इसकी जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वह a है। मतलब बेलन की जो ऊंचाई है उसको हमने h ले लिया और इसकी जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वह a के बराबर है। अब जो इसमें काल्पनिक बेलन जो हमने सोचा है उस काल्पनिक बेलन को बाहर निकाला जाए। इसको हमने
यहां बाहर निकाला, जो अभी हम लोग काल्पनिक बेलन सोचा था उसको बाहर निकाल दिया ऐसे। अब इस पर जो जो बल लग रहे हैं, अब इस पर जो जो बल लग रहे हैं उन बलों को दिखाया जाए। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल हमने ए लिया है, तो वायुमंडलीय दाब के द्वारा यहां पर एक बल लग रहा होगा, कितना, तो P0 इंटू ए। और बिंदु बिंदु 2 पर प्रेशर आपका P है, इसीलिए ऊपर की ओर एक प्रेशर लग रहा होगा, वह कितना, P गुना A। और इस द्रव्य का भार नीचे की ओर लग रहा होगा, वह कितना, तो M इंटू G के बराबर। ये हो गया इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में बल। जो इसके क्षैतिज दिशा में बल लग रहे होंगे, मतलब द्रव्य के द्वारा जो क्षैतिज दिशा में बल लग रहे होंगे, ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहा होगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर से लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, उतना ही बल इस दिशा में लग रहा होगा। बल का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत, तथा ये जो आपका जल है वह शांत है, मतलब इसकी त्वरण 0 है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। तो इस फोर्स को कोई भी योगदान नहीं है प्रेशर निकालने में, ठीक है। तो उसे हमने क्षैतिज बल वाला को हटा दिया। अब जो भर इसमें जो आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बल लग रहा है, यही लग रहा है। तो मान लीजिए अगर हम लोग ऊपर की दिशा में गति की समीकरण लिखें, ऊपर की दिशा में अगर गति की समीकरण लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, P गुना A ऊपर की ओर और नीचे की ओर P0 A माइनस M इंटू G बराबर 0, क्योंकि आपका जो तरल पदार्थ है वो शांत है, मतलब इसकी जो त्वरण होगी वो 0 होगी। अब यहां से अगर हम लोग P A लिखे तो ये हो जाएगा P0 इंटू A प्लस M गुना G। अब P गुना A बराबर ये आ जाएगा P0 A प्लस M को अगर घनत्व और आयतन के फॉर्म में लिखा जाए तो आपका यहां से द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुना आयतन। देखो कैसे, क्योंकि हम लोग को घनत्व पता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहां से अगर हम लोग द्रव्यमान निकाले तो घनत्व गुना आयतन हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। अब जरा इस बेलन के आयतन की बात किया जाए तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है h और बेलन का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो a है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर आयतन। इसको आप हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P गुना A बराबर P0A प्लस रो आयतन हो जाएगा A गुना H गुना G। अब आप इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो P0 और रो G, H हो जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा तो A से A कट गया, तो ये P बराबर हो गया P0 प्लस रो G H। मतलब अगर आपका कोई तरल पदार्थ विरामा अवस्था में है तो उस तरल पदार्थ के सतह से h गहराई नीचे जो प्रेशर लगती है वह कितना, तो वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच के बराबर। तो बिंदु A की अगर हमें दाब पता है
तो बिंदु बी की दाब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंड पॉइंट की जो प्रेशर होगी, जो दाब होगी, वो P0 प्लस रो GH के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। ठीक है, अब देखिए कभी कभी दोनों पॉइंट जो होता है वह जल या फिर तरल पदार्थ के अंदर ही होता है। हम यहाँ पे जल तरल पदार्थ की जगह पे जल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जल क्या है, एक तरल पदार्थ है। ठीक है, तो अगर जल भी बोल रहे हैं तो समझना है कोई तरल पदार्थ ही है, या फिर आपका तरल पदार्थ में कोई भी, लेकिन ये होना चाहिए कि वह आदर्श तरल होना चाहिए, कोई भी आदर्श तरल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कभी कभी ऐसे देता है दो बिंदु और दोनों के दोनों तरल के अंदर हैं। देखिए कैसे, इस तरह से मान लीजिए यहां पर बिंदु ए है और यहां पर बिंदु बी है। ए या ए बी से बढ़िया है 1 2। मान लो यहाँ पे पहला बिंदु है, यहाँ पर दूसरा बिंदु है। तो अगर पहला बिंदु का दाब P1 है, दूसरे बिंदु का दाब अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम निकाल सकते हैं। अब देखना यहाँ पर वायुमंडलीय दाब नहीं लग रहा होगा, बिंदु 1 पर वायुमंडलीय दाब नहीं लग रहा, वायुमंडलीय दाब इसके सरफेस पे लगता है, सतह पर लगता है। तो अगर बिंदु ए का दाब पता है तो बिंदु बी का दाब आप आसानी से निकाल लेंगे। कब, जब इनके बीच की गहराई दिया हो। मान लो इनके बीच की गहराई h है और द्रव्य का जो घनत्व है, घनत्व रो है, तब आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा, तो अभी आपने फॉर्मूला देखा है। तो यहां पर जो दूसरे बिंदु की जो घनत्व P2 होगा वो कितना हो जाएगा, P1 प्लस रो जी H के बराबर। अगर दोनों के बीच की जो दाब का अंतर देखा जाए तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। इसको हम लोग डेल्टा P भी बोलते हैं। तो डेल्टा P बराबर, मतलब शांत जल के अंदर या शांत तरल के अंदर दो बिंदुओं के बीच के दाब की जो अंतर है वो कितना होगा, डेल्टा P बराबर रो जी एच के बराबर। अब देखना, इससे हम लोग, इस कंसेप्ट से हम लोग क्या सीखा कि अगर आप द्रव्य के गहराई में जैसे जैसे आप जाएंगे दाब का मान बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि आप गहराई में जा रहे हैं तो H का मान बढ़ रहा है, और H का मान बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, और ये पूरा टर्म बढ़ेगा तो P2 का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे दाब का मान बढ़ता है। जैसे समुद्र के अंदर अगर आप जैसे अंदर की ओर जाएंगे तो वहां पर दाब का मान बढ़ता है, और बहुत अंदर चले जाएंगे तो हो जाए कि आपकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि आप सह नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जो पनडुब्बियां होती है वो बहुत अंदर चली जाती है तो वहां पर जाके वो टूट जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत अंदर जाएगा, H का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, और H का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो P2 का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर उसको वो बर्दाश्त नहीं करता है तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का, आज से जो हम लोग कंसेप्ट सीखे, आज की क्लास से जो हमने कंसेप्ट सीखा वो यह सीखा कि अगर शांत जल में जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे दाब का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब देखना एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है
जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है 9.2। 9.2 क्वेश्चन हम यहां पर लिख रहे हैं। एग्जाम्पल 9.2 एनसीईआरटी का है। बोल रहा है कि झील के या एक झील में, ऐसे लिखेंगे, एक झील के सतह से 10 मीटर की गहराई में तैराक पर आरोपित दाब क्या होगी। मतलब कोई एक तैराक है जो एक झील में 10 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, तो उस तैराक पर लगने वाला जो दाब है उसका मान निकालना है। कैसे लिखेंगे इसकी सॉल्यूशन? देखिए, झील के अंदर क्या होगा? जल होगा, और जल का जो घनत्व होता है वह कितना होता है? तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, झील के सतह पर वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। P0 बराबर 1 ATM बराबर 1 गुना 1.013 गुना 10 की पावर 5 पास्कल हो गया। और कितना नीचे? तो H का मान 10 मीटर नीचे। अब हम G ले रहे हैं। G क्या है? G होता है गुरुत्वीय त्वरण। आप जानते हैं G का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन लगभग इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हैं। इसे जो आपका कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा थोड़ा। G का मान 10 ले लेंगे तो अब यहां पर G का मान ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग 10 मीटर नीचे जो आपका तैराक है उस पर आरोपित दाब का मान अगर P बोले तो P बराबर कितना हो जाएगा? P0 प्लस रो GH, क्योंकि H गहराई नीचे जो दाब का मान अभी हम लोग डिराइव किए हैं वो कितना होता है? P0 प्लस रो GH के बराबर। अब यहाँ पर P0 का मान हो जाएगा कितना? तो 1.013 गुना 10 की पावर 5 प्लस रो का मान 1000, G का मान 10, H का मान 10। सॉल्व किया जाए 1.013 गुना 10 की पावर 5 जोड़ हो जाएगा 10 की पावर 5, क्योंकि देखो 2 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो हो जाएगा। अब इसमें से 10 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा तो 1.013 अब प्लस 1 गुना 10 की पावर 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.013 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, ये लगभग कितना? तो 2 ATM के बराबर, यानी यह लगभग 2 ATM के बराबर होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल उसको हम लोग कर लिया कि अगर आप H गहराई नीचे जाएंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाया गया है कि झील के नीचे अगर 10 मीटर की गहराई पे कोई तैराक है तो उस पर कितना दाब लगेगा। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिएगा। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमें शांत जल में क्षैतिज में, यानी कि अगर दो बिंदु क्षैतिज के एक ही लेवल पर है तो उन दोनों बिंदुओं की जो दाब होगी वह कितनी होगी। यानी कि यहां पे लिखेंगे शांत जल या तरल में क्षैतिज के साथ
दाब में, शांत जल में क्षैतिज के साथ दाब में परिवर्तन, शांत जल में क्षैतिज के साथ दाब में परिवर्तन। फिर से देखिएगा, मान लीजिए यहां पर वही हमने बीकर लिया जो इसके पहले लिया था। सपोज इसके अंदर जो तरल है वही तरल जो हमने पिछला केस में लिया है, इसकी घनत्व दिया हुआ है रो। अब क्षैतिज के साथ दाब में परिवर्तन, मान लीजिए दो बिंदु है और दोनों बिंदु बिल्कुल एक ही क्षैतिज रेखा पर है। ये दोनों बिंदु जो है वह एक ही क्षैतिज रेखा पर है, बिंदु नंबर 1 और ये हो गया आपका बिंदु नंबर 2। ठीक है, मान लिया यहां की जो दाब है वो P1 है और यहां की जो दाब है वो P2 है। अब इन दोनों की हम लोगों को निकालना है दाब कितना होगा। देखिए, सबसे पहले फिर से आप क्या करेंगे, काल्पनिक बेलन लेंगे, यही तरीका है निकालने का। तो ये हो गई आपकी काल्पनिक बेलन, जिसका जिसका लंबाई बोल लीजिए, ऐसे रखा हुआ है तो लंबाई बोलेंगे। इसकी लंबाई मान लीजिए L है, लंबाई L है। इसका मतलब है कि बिंदु बिंदु 1 और बिंदु B के बीच की जो दूरी है वो L है। अगर बिंदु 1 और बिंदु 2 के बीच की दूरी अगर L है तो ये बेलन की जो लंबाई है वो भी L के बराबर हो जाएगा। इसकी जो परिच्छेद क्षेत्रफल है मान लीजिए वह A है। अब इसी बेलन को आप बाहर निकालिए, बेलन को हमने बाहर निकाल लिया। चलिए, इसमें द्रव रखा हुआ है, कोई तरल रखा हुआ है। अब इस पर क्षैतिज दिशा में कौन कौन सा बल लगेगा उसको देखा जाए तो इस पर P1 के कारण बल लगेगा P1 गुना A और इधर से एक बल लगेगा P2 गुना A। ठीक है, नीचे लग रहा होगा mg, मतलब इसका भार, लेकिन भार जो है वह क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्षैतिज दिशा में जो भार का कंपोनेंट होगा, घटक होगा, वो शून्य हो जाएगा। मतलब भार क्षैतिज दिशा के बल को प्रभावित नहीं करेगा, इसको हटा दिया। जैसे कि हम लोग पिछले वाला डेरिवेशन में जो क्षैतिज दिशा वाला बल है वह ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई अपना असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर के साथ उसका कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, मतलब उसका घटक क्या हो जाएगा 0। और दूसरा एक दूसरे को क्या कर रहा था, कॉम्पनसेट कर रहा था, एक दूसरे को संतुलित कर रहा था। तो वहां पर क्षैतिज बल को हम लोग क्या कर लिए थे, हटा दिए थे। यहां पर अब देखिए, अब इसका त्वरण 0 है तो आप किसी भी दिशा में लिखिए। मान लीजिए ये आपका आगे वाली दिशा में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा P1 गुना A और इसके विपरीत दिशा में कितना है P2 गुना A। तो टोटल बल इस पे निकल जाएगा। टोटल बल कितना हो गया P1 गुना A या माइनस P2 गुना A। क्षैतिज दिशा में टोटल बल निकल गया। अब देखना क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होगी वो 0 होगी, क्योंकि पहले ही हम लोग क्या लिखे हैं शांत जल, मतलब ये जो आपका तरल पदार्थ है वो रेस्ट में है, विरामावस्था में है। अब इस केस में हम लोग देखा तो P1 गुना A माइनस P2 गुना A इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P1A बराबर P2A कट जाएगा, यानी P1 इज बराबर P1 बराबर P2। इसका मतलब हमने क्या देखा कि भाई क्षैतिज में अगर दो पॉइंट एक क्षैतिज रेखा पर है तो उन दोनों बिंदुओं का जो दाब होगा
वह समान होगा। दोनों बिंदुओं का जो दाब आ रहा है वो क्या हो रहा है, समान आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे शांत तरल के अंदर, शांत तरल के अंदर किसी भी क्षैतिज रेखा के सभी बिंदुओं का, दो के लिए देखा और भी होता तो उसका भी दाब समान होता, यानी शांत तरल के अंदर किसी भी क्षैतिज रेखा के सभी बिंदुओं का दाब एक समान होता है, एक समान होता है। ये याद रखेंगे, एक समान होता है। ठीक है, यानी कि तरल पदार्थ के अंदर अगर कोई क्षैतिज रेखा है उस पर जितने भी बिंदुएं होंगे सभी बिंदुओं का जो भार होगा वह एक समान होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया। अब एक एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसमें आपका 3 बीकर दिया हुआ है, 3 अलग अलग आकृति का, ठीक है, और तीनों बीकर का जो नीचे वाला हिस्सा है वह एक समान क्षैतिज रेखा पर अवस्थित है या रखा गया है। तो इस पे पूछ रहा है कि पूछ क्या रहा है, मतलब आपको एग्जाम्पल में समझाया है कि जो तीनों बिंदुओं का जो दाब होगा वह एक समान होगा। इसी कंसेप्ट पे बनेगा या इसी कंसेप्ट को अच्छे से आपका एनसीईआरटी समझाया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है देखिएगा, मान लीजिए आपका यहां पर 3 अलग अलग आकृति का बीकर है, ऐसे एक ऐसे दिया हुआ है, देखिए ऐसे, और एक आपका ऐसे दिया है, एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है। तीनों में जो द्रव्य पदार्थ है वह सेम रखा गया है, ऐसा नहीं एक में जल है, दूसरे में दूध है, तीसरे में केरोसिन है, ऐसा नहीं है। अगर आपका तीनों में सेम द्रव्य रखा गया है तभी जाके आप इसकी मतलब क्षैतिज वाला जो दाब है उसको कंपेयर कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे। तो तीनों में सेम तरह के तरल हैं, बस आकृति अलग अलग है। तीनों में सेम ऊंचाई तक द्रव्य भरा हुआ है, मतलब सेम ऊंचाई तक सबकी जो घनत्व है वह रो के बराबर है, ऐसे, यानी सब में समान तरल पदार्थ है, समान ऊंचाई तक है। तो अगर यहां की प्रेशर देखा जाए, मान लीजिए यहां की जो दाब है वह Pa है, यहां की जो दाब है वो P2 है, सॉरी Pb है मान लीजिए, और यहां की जो दाब है वो Pc है। ये A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु, तीनों बिंदु की जो दाब है Pa, Pb, Pc। अगर ऐसा है कि समान ऊंचाई तक समान तरल पदार्थ 3 अलग अलग आकृति वाले बीकर में रखे गए हों तो तीनों का जो दाब होगा, तीनों बिंदुओं की जो दाब होगी वह आपस में समान होगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई भी आपका समान है और तरल पदार्थ भी समान है।
तो यहां पर Pa का लिखा जाए तो ऊपर कितना है, तो वायुमंडलीय दाब P0, Pa बराबर P0 प्लस रो GH, Pb का कितना हो जाएगा, तो P0 प्लस रो GH, आप Pc का मान कितना हो जाएगा, तो P0 प्लस रो GH। क्यों, क्योंकि सबके सतह से H गहराई में सारा बिंदु रखा, जो सॉरी सबके सतह से H गहराई नीचे सभी बिंदु अवस्थित है और सभी क्या है, ऐसे क्षैतिज पर है, तो सभी H गहराई नीचे है। Pa का कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो GH, Pb का ये आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, तीनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो अगर क्षैतिज पे जितने भी बिंदुए होंगे उन सब का दाब एक समान होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग पढ़ा कि भाई क्षैतिज में प्रेशर कितना होता है और आपका जब गहराई में जाएंगे तब प्रेशर कितना होता है, जब आपका तरल पदार्थ विरामा अवस्था या शांत में है तब। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं करते हैं खत्म, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।